दरअसल आज मैं छत्तीसगढ़ से बाहर निकला हूं और छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के मध्य प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके के बालाघाट की तरफ घूम रहा था। तो बालाघाट भी कभी माओवादियों से प्रभावित था और इस इलाके से भी रामधेर जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे उनको लेकर वापस हम सब गए थे पुनर्वास के दौरान। तो मुझे लगा कि यहाँ के जो ऊर्जावान IPS हैं उनसे मिला जाए, आदित्य मिश्रा सर से। थैंक यू। तो उनके साथ बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी। बातचीत में कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि मुझे लगा ये रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, और मुलाकात हो तो पता नहीं कहाँ रहे। अभी पूरा माहौल बना हुआ है और बालाघाट में है भी, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। एक बहुत कायदे की बातचीत है ये, क्योंकि इसमें जिस काम का मैं जिक्र करूँगा वो आपको लगेगा कि हर आदमी अगर इस तरह से सोचने लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए, सिस्टम में कितनी सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाए। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़। थैंक यू सो मच। दरअसल सबसे पहले मैं बताऊं कि किस मुद्दे पे बात हो रही है। जब भी हम वर्दी वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो पुलिस हो, CRPF के जवान हो, तो हमारे जहन में ये बात आती है कि बंदूक लेके चलते हैं, अपराधियों के ऊपर बंदूक तान देंगे या फिर उनके ऊपर कोड़े बरसा देंगे या उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। माओवादियों से जोड़ेंगे तो सोचेंगे कि सिर्फ मुठभेड़ कर सकते हैं, इसके अलावा जवान का और काम ही क्या है। लेकिन अगर आप चाह लें कि वर्दी के अंदर आपको कुछ अच्छा काम भी करना है, अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर, तो आप कर सकते हैं। तो एक नया काम इन्होंने किया है, इसलिए इसको आपको बता रहा हूँ। नया काम ये है कि इन्होंने स्कूलों पे काम किया है, और क्या काम किया है वो सारा काम अब सर ही बताएंगे। सर, ये स्कूल वाले पूरा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा बहुत विधिवत थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे दिमाग में आया, फिर क्या क्या किया, उसी क्षेत्र को क्यों चुना, और ये क्या, और जो सबसे पहले आपने घर पे टारगेट किया, जो अभिषेक भैया ने भी बताया कि पहले घर पे। हाँ, थोड़ा सा सर। देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह की अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र बालाघाट का लंबे समय से 1990 के बाद से नक्सल प्रभावित रहा, और इसके कारण कई बार विकास की ऐसी चीज़ें जो एक सामान्य क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, शायद बालाघाट के उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई। कई बार नक्सलियों के डर से ठेकेदार शायद काम नहीं कर पाए, कई बार उस प्रकार की सहूलियतें या सामाजिक एक जो समावेशी वातावरण रहता है वो शायद नहीं मिल पाया। तो हम लोग कई बार जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते थे, खासकर गाँव में जाते थे, तो एक गैप जो समझ में आता था वो रहता था, खासकर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। कि यदि आज का बच्चा अपने स्कूल जाएगा, वहाँ अपने राष्ट्रगान करेगा, अपने शिक्षक से मिलेगा, देश के बारे में जानेगा, अपनी पढ़ाई आगे करेगा, तो हो सकता है आज से 15 साल बाद हमें कोई नया आर्म्ड वैचारिक लड़ाई ना लड़नी पड़े। क्योंकि जैसा आपने बताया कि नक्सलवाद एक वैचारिक लड़ाई पहले है, उसके बाद इसका एक स्वरूप आया जो आर्म्ड काडर के रूप में आया। तो भविष्य में ना आए उसके लिए हम लोग स्कूल के लिए काफ़ी दिनों से सोचते थे। दिसंबर में जब नक्सल प्रभावित यहाँ आर्म्ड जो स्ट्रगल था वो कम हुआ, काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया। रामधेर के तो खुद आप ही ने उनका सरेंडर कराया, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद हमारे जो जवान थे, ये आइडिया भी जो है बेसिकली हमारे CRPF के या हॉक के जवान थे, उनकी तरफ से निकला कि हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। कई बार हम लोग स्कूल में किताबें बांटते हैं, शायद शॉल कंबल भी बांटते हैं, जो कि उस समय पे शायद लोगों की ज़रूरत रही हो। हम लोग शूज़ बांटते हैं, ये करते हैं। पर ऐसी कोई चीज़ अगर की जाए जो काफ़ी लंबे समय तक एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर सके, तो उसमें किया जाना चाहिए। तो उसी से ये कॉन्सेप्ट आया। आपको याद होगा 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट अपने स्पीच में बोला था, विद्यांजलि। उनका ये आशय था कि अगर हम लोग सब चीज़ों के लिए दान देते हैं, हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, अपने घर में कर्म कांड करते हैं, राम मंदिर तो दान से ही बन गया, तो दान से बनता है। तो यदि हमारे समाज का बड़ा वर्ग विद्या के लिए कोई अंजलि दे या दान दे, तो हम विद्या के जो हमारे स्कूल हैं, भवन हैं, उनको बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप देखेंगे कितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, वहाँ पर कम्युनिटी का एक बड़ा रिसोर्स का पूल जो है वो स्कूल्स के लिए जाता है, और कम्युनिटी खुद देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, यहीं से बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ बेसिकली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इट इज़ अ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव। सोसाइटी खुद इस इनिशिएटिव को लीड करती है, हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर हैं, या आपको ऐसा बताना चाहिए कि हम सिर्फ एक बीच के पुली हैं। दोनों छोर जो हैं, खींचने वाला भी और मदद करने वाला भी, दोनों सोसाइटी के ही अंग हैं। तो हमने कोशिश करी कि यदि ऐसे लोग जो खुद भी चाहते हैं कि हम दान दे सकें या अडॉप्ट कर सकें,
उनको यदि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके, तो उसी से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था विद्यांजलि का। हमने शुरुआत में इसमें 5 स्कूल करके देखे। कॉन्सेप्ट ये था कि यदि हम गांव वालों के साथ मिलके और हमारे पुलिस जवान श्रमदान के माध्यम से किसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाते हैं, लोगों को जोड़ पाते हैं, वहाँ पर शिक्षा समिति को वापस सक्रिय कर पाते हैं, तो ये इस प्रकार की विचारधारा कभी वापस सोसाइटी में शायद पेनिट्रेट ना करे। इस उद्देश्य से शुरू हुआ था। हमने शुरुआत में 5 स्कूल लिए थे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, और ये करने का प्रयास किया कि यदि हमें किसी स्कूल को बेहतर करना पड़ेगा तो रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंटली कैसे यूज़ किया जा सकता है। हमने जब ये 5 स्कूल करके देखे तो हमें समझ में आया कि हमें लॉजिस्टिक्स क्या लगेगा, इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, किस प्रकार के हमें लोगों की ज़रूरत है, हमारे जवानों को लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट कराएंगे, सरपंच लोगों से हमें क्या मदद लगेगी। गांव में शिक्षा समिति होती है। शिक्षा समिति मुझे लगता है जब राइट टू एजुकेशन आया था उसका एक बहुत मूलभूत अंग था सर्व शिक्षा अभियान का, कि शिक्षा समिति हो और उसको कैसे रिवाइव किया जा सके। यहाँ के जो टीचर्स थे उनके साथ मिलके तो 5 स्कूल हमने करके देखा, तो हमें 2-3 चीज़ें समझ में आई कि यदि हम इसको बड़े स्केल पे करते हैं तो रिसोर्सेज की आवश्यकता कम पड़ेगी। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का काम कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज को अगर 10 लोगों के लिए कर रहे हैं और 100 लोगों के लिए बीच में कर रहे हैं तो उसमें फायदा रहता है। दूसरी चीज कि हम यदि एक स्थिर रिश्ता बनाना चाहते हैं एक पुलिस कैंप या पुलिस जवान या एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में, तो उनको कोई ऐसी चीज करके दें जो शायद भविष्य में उनको याद रहे। वो स्कूल को देखेंगे, शायद कोई बच्चा अगर आज अपने स्कूल को देखेगा और ये सोचेगा कि हाँ प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर हमारे स्कूल को बेहतर किया, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली जो हम बोलते थे कि ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे या लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, और नक्सली जो हैं वो शायद अपनी बात लोगों तक उस प्रकार से उनको प्रभावित कर ले रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात झूठी प्रतीत होती है लोगों को। तो जो ये नैरेटिव की वॉर थी, मुझे लगता था कि उसको हम काउंटर कर सकते हैं। और इसका आइडिया भी एक बार जब ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी थे उनके समक्ष रखा गया तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली बोला कि यदि समाज आके करे तो इससे बेहतर क्या होगा। तो उसमें हम लोगों ने 39 हमारे चेंज मेकर्स या अडॉप्टर्स जिन्हें कहते हैं उनको साथ में लेके हमने काम करना शुरू किया। हमने हर कैंप को 3 से 4 स्कूल्स दिए कि आप इसमें वर्क करिए, लोगों के साथ मिलके वर्क करिए, वहाँ के सरपंच के साथ, वहाँ के जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके वर्क करिए। छोटी छोटी चीज़ें जो गाँव में खुद ही अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें उनको बस इकट्ठा करके उनको इस्तेमाल करना है। उनके साथ इस प्रयास को स्टार्ट किया गया था और 31 मार्च का हमारा टारगेट था कि 31 मार्च 2026 को जब माननीय गृह मंत्री जी ये घोषणा करेंगे कि नक्सलवाद, आर्म्ड नक्सलवाद जो है वो पूरे देश से समाप्त हो चुका है, तब तक हमारे 250 स्कूल होने चाहिए। और उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 250 स्कूल्स हमने लिए थे और फॉर्चुनेटली हम उनको पूरा कर पाए। अच्छा, उसका टारगेट भी आपने 31 मार्च ही रखा था? मुझे लगा था कि भरोसे की सबसे अच्छी तारीख थी 2024 में। जब ये तारीख एक बार माननीय गृह मंत्री जी ने दी थी तो कई बार कई लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि शायद ये मुमकिन है भी कि नहीं। मुझे भी। तो मुझे लगता है कि जब हमने जनवरी में स्टार्ट किया तो बहुत लोगों को आश्चर्य लगा था कि 31 मार्च तक आप ये स्कूल्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉर्पोरेट्स का, क्योंकि यहाँ पर बड़े क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स हैं, होटल्स हैं, उन लोगों का जो मदद मिली, सहायता मिली, उसके कारण लोगों ने ही किया है, हम सिर्फ मीडिएटर्स हैं। लेकिन इसकी एक तस्वीर मैंने जो आपके यहाँ डीएसपी सर हैं संतोष पटेल सर, उनके फेसबुक पर देखी थी मैंने और उनसे मांगा भी था। मुझे वो बहुत आकर्षित कर रही थी कि जो आपके जो जवान हैं वो स्कूलों पे काम कर रहे हैं, वो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए, ये क्या था? सो बेसिकली हमेशा जैसे आपने बताया कि जवानों की एक इमेज नक्सल क्षेत्र में जब रहे तो हमेशा ये रही कि ये नक्सलियों का सफाया करने के लिए है कि भाई नक्सली अगर आर्म्ड कार्डर नक्सली का रहेगा तो या तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या दबाव डाल के सरेंडर कराने के लिए, कैंप्स बनाने के लिए। एक जो माहौल रहा वो हमेशा ये रहा कि एग्रेसिव पोस्चर में एक और रहना भी चाहिए क्योंकि उनका वो काम था आर्म्ड उसमें। पर जब ये आर्म्ड स्ट्रगल खत्म हो गया है तो मुझे लगता है कि हर जवान के अंदर भी एक इंसान है और उसको भी बहुत अच्छा लगा और लगता है कि वो एक पॉजिटिव तरीके से काम कर पाया है। आप देखेंगे कि हमारे जवान कोई बालाघाट के नहीं हैं, उसमें से बहुत सारे जवान हैं जो प्रदेश के, देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। उनका इस गांव से शायद हो सकता है कि वैसा रिश्ता नहीं रहा हो जो उनके खुद के मूल गांव का रहता है, पर उनको भी ये लगा कि हम जिस गांव में हमारा कैंप है या उसके आसपास के जो गांव है जहां हमारा कैंप है, यदि हम यहाँ के बच्चों के लिए खासकर कुछ बेहतर कर पाएं या अच्छा कर पाएं तो मुझे लगता है जो पॉजिटिव कंडीशनिंग की बात है तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। कोई पॉजिटिव काम, आप जैसे कई क्षेत्रों में पॉजिटिव काम करते रहते हैं तो आपको खुद भी एक सेटिस्फैक्शन रहता है। तो वो जवानों का ही सेटिस्फैक्शन था, उन्हीं का मोटिवेशन था कि उन्होंने इसको भी टारगेट की तरह लेके, जैसे 31 मार्च का टारगेट नक्सलियों के सफाया का था,
और ये हमने जब उनसे चर्चा की, उनसे बात करी, और मैं तो कहूँगा उनसे रिक्वेस्ट ही की थी, क्योंकि ये कोई फॉर्मली उनका काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। पर और उन्होंने स्वेच्छा से किया, और आप देखेंगे कि कंपनी कमांडर्स ने आगे बढ़ बढ़ के कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हम स्कूल को और बेहतर कर सकते हैं, हमने 2 स्कूल कर लिए, हमें 1 स्कूल और दे दिया जाए, ये स्कूल हम समय सीमा पे ख़त्म कर पाए हैं, यदि हमें इस तरह की लाइटिंग मिल जाएगी तो हम बेहतर कर लेंगे, यहाँ पर स्कूल से लगा हुआ आंगनवाड़ी है, हम इसको भी सुधार दें क्या। अच्छा, तो यहाँ इतना इंटरेस्ट उत्साहित थे, तो उससे लगता है कि एक पॉजिटिव माहौल बनता है। और सरपंच जो हैं, जिनको शायद हमेशा हम सोचते हैं कि ये आगे बढ़ के काम नहीं करना चाहते, जब हमने उन लोगों से बात की, वहाँ के सरपंचों से बात की, जनप्रतिनिधियों से, खुशी से लोगों ने आके दान दिया। जिनके घर में कुछ भी नहीं था वो भी दान देने के लिए तैयार थे कि आपको बांस चाहिए, हमारे घर से बांस ले जाओ, अगर आपको बाउंड्री बनाने के लिए चाहिए, आपको कीला चाहिए, अब छोटी सी चीज़ है कीला, अब बहुत इंटीरियर के गाँव में शायद कीला आपको ना मिले, पर अगर आप किसी गाँव वाले से पूछेंगे तो उन्होंने घर में रखा होगा तो एक पन्नी कीला ला के दे दिया कि ये कीला लगा लो, आपको चाहिए तो जब वहाँ के लोगों को और वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स को ये लगेगा कि ये हमारा स्कूल है, हमने बनाया है, हमारा कीला इसमें लगा है, तो आदमी उसको संवारेगा, उसको संजो के रखेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं और उसको लगता है कि ये दूसरे की है, मुझे सिर्फ दी गई है, तो शायद उसके मन में उसको संभाल के रखने के लिए वो ना रहे। पर जिस भी व्यक्ति का अगर उसके खेत की मिट्टी भी लगी होगी स्कूल के समतलीकरण के लिए, तो वो जिंदगी भर लोगों को बताएगा कि इसके समतलीकरण में मैंने मिट्टी लगाई थी या मेरे पूर्वजों ने लगाई थी, तो मुझे इसको संजो के रखना है। तो इन 3-4 चीज़ों का हमने फोकस किया था, और इसमें एक एस्पेक्ट हमने ज़रूर जोड़ा कि जो भी हमारे चेंज मेकर एडॉप्टर्स थे, उनको अपने परिवार के साथ, जिसमें उनके घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सबके साथ मिनिमम जब उनका स्कूल तैयार हो रहा था तब एक बार, और साल में 3 बार स्कूल जाना है झंडा वंदन करने के लिए। ये कंपलसरी कंडीशन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 21 अक्टूबर। अच्छा, इन सभी जगह आपको जाना है और अपने परिवार के साथ, वहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वहीं खाना खाना है। इसके 2 फायदे मतलब जो हमें समझ में आए, एक तो यहाँ के शहरी क्षेत्र के बच्चों को भी, यहाँ के समाज को भी पता होना चाहिए कि वो कितने लकी हैं, कि उनको कभी शायद रिसोर्सेज की इतनी कमी नहीं रही, देखा भी नहीं उन्होंने। तो वो एक तो जुड़ाव बनता है, समाज के बीच में जो गैप रहता है वो कम होता है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ के बच्चों को भी लगना चाहिए कि देखिए, सब समाज के सभी लोग हैं जो हमारे लिए आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। तो कई बार हम शहरों में देखते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन है, पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही, या एक वो तरीका रहता है, मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो शायद हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कम रिसोर्सेज क्या होते हैं, कमी क्या है। तो अगर ये भी बच्चे जाएंगे तो शायद एक उनके मन में भी एक बदलाव आएगा कि आप कितने लकी हैं कि आपको ऐसी परिस्थितियां शायद कभी ना देखनी पड़ी हों, जो एक दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्ति को देखनी पड़ी हो। तो उन दोनों चीज़ों से तो ये कंपलसरी है, और प्लस सभी हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको झंडा वंदन वहाँ कंपलसरी है। तो रोज स्कूल प्रतिदिन स्कूल में झंडा वंदन होगा। हमने बकायदा, जैसे हमारे फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में झंडा वंदन की प्रक्रिया होती है, वो सभी स्कूल्स में कंपलसरी झंडा वंदन की फिरकी के साथ, पुली के साथ उसकी व्यवस्था की है। और रोज शाम को स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक जो हैं वो झंडे को व्यवस्थित रूप से, जो प्रोटोकॉल है उसको रख के, उसको निकाल के अंदर रख के जाते हैं, और बच्चे उसमें आके जनगणमन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 फोकस के साथ हम लोगों ने किया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर इस तरीके से लेके जाया जा सके। उसमें शिक्षा समिति में आपने बताया कि पुलिस के जवान भी हैं शायद। जी, जो शिक्षा समिति थी काफ़ी क्षेत्रों में शायद उतनी एक्टिवली काम नहीं कर पा रही थी, और बच्चे भी यहाँ पर कई बार ट्राइबल क्षेत्र में ऐसा होता है कि माँ बाप उतना शायद ध्यान नहीं दे पाते। टीचर बोलते भी हैं कि आप बच्चों को भेजिए, पढ़ाने के लिए भेजिए, पर वो जंगल चले गए या अपने कुछ खेल कूद में लगे हैं, तो माँ बाप शायद उसका उतना महत्व नहीं समझते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये लगा कि क्योंकि कैंप तो इंटीरियर एरियाज तक हैं, शायद बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, और शायद आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कैंप्स हमने नक्सल क्षेत्र में सिक्योरिटी के हिसाब से बनाए थे। पिछले 1 वर्ष में करीबन 15 कैंप्स बनाए, तो हर 3-4 गांव के ऊपर एक कैंप है। तो यदि उसी कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज कर सकें इन छोटी छोटी चीज़ों के रिवाइवल के लिए, तो इसलिए शिक्षा समिति में जो हमारे एकल सुविधा मित्र थे 2 जवान, उनको एक पार्ट बनाया कि जब मीटिंग होती है तो बच्चों के साथ मिलना, बैठना, टॉफीज बांट देना, ये बहुत छोटे छोटे गेस्चर हैं। पर उस बच्चे के लिए ये है कि ये बैठक होगी तो उसमें पेरेंट्स से सुझाव लेना, और ये हम लोग एक ज़रूर फोकस करते हैं, जो मुझे लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज से आया। जब हम कुछ स्कूल्स कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि आप पेड़ क्यों नहीं लगवाते, आप हर पालक और उनके बच्चे को एक पेड़ दो, अच्छा, स्कूल की बाउंड्री के अंदर लगा के, और यही उसको पालेंगे।
पालक हैं और जो बच्चा है छोटा। तो हमने फिर ये शुरू किया, ये हमें गांव वालों का ही सजेशन था कि आप सब ठीक है, बिल्डिंग आपने अच्छी कर दी, ये कर दी, पर बच्चे को पेड़ से, इसको प्रकृति से कैसे, आप इसको कैसे लगेगा, वरना यहाँ पर गाय आ जाती है या कुछ जानवर चरने लगते हैं। तो फिर हमने ये भी कॉन्सेप्ट शुरू किया कि ठीक है कि एक पेड़, एक पालक और एक बच्चा, ये उनकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए, आप इसको पालिए। कई बार स्कूल जैसा पता चलता था कि साहब रात में स्कूल्स में, क्योंकि बाउंड्री अगर नहीं है तो कुछ लोग हैं जो रात में वहाँ पर या दारू का सेवन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, स्कूल प्रेमाइसेस में बैठे हैं, गंदगी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी अब लोग क्या है, प्रोएक्टिवली आके मना करते हैं कि नहीं यार, ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इधर आप नहीं बैठोगे, यहाँ ये सब आप नहीं करोगे। तो ये तीन चार चीजें, उनकी विचारधारा की, सोचने की शक्ति है कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए स्कूल प्रांगण में। बहुत ये बड़ा, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा नया है। और तस्वीरें सर जो आप अभी मुझे दिखाएंगे वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, जो मुझे अट्रैक्ट की कि कैसे जवानों ने मजदूरों की तरह काम किया है पूरे स्कूलों को संवारने में, और बहुत उत्साहित होकर। इसके अलावा एक काम और है जो इन्होंने वर्दिश बाहर आके किया, वो अभी अभिषेक भैया ने बताया कि आपने वो पट्टा दिलाने वाला है, उस पर क्या काम किया है वो भी थोड़ा बता दें। क्या है, पुलिसिंग पे तो हर कोई बात करेगा और कभी और भी बात कर लेंगे, लेकिन आज हम वो करते हैं जो आपने पुलिसिंग से बाहर निकल के काम किया है। तो देखिए, इन दोनों इनिशिएटिव में मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो हमें समझ में आई कि एज ए टीम हम काम करेंगे। यहाँ पर फॉर्चुनेटली द रेवेन्यू टीम इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव, वेरी प्रोफेशनल। तो उनके साथ मिलके काम करने में हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम टीम के साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद नक्सली बताते हैं लोगों को, गांव में फैलाते हैं अपने विचार, और हम शायद उसका काउंटर उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाए काफ़ी समय तक। जैसे हमेशा नक्सली गांव में आते थे, बोलते थे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, और शायद हम लोग भी सोचते होंगे कि ये एक प्राकृतिक लड़ाई है या वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। पर अगर आप उनके दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ये रहता है कि आपको ज़मीन का अधिकार या वन अधिकार पट्टा जो है वो सरकार नहीं दे रही है, ऐसा नक्सलियों को क्लेम रहता है। ऑल्दो ये सच नहीं है हर बार, पर ये उनका क्लेम रहता है। और गांव में एक लोगों के मन में विचारधारा रहती है कि भाई हमें पट्टा इसलिए नहीं मिला कि सरकार शायद हमें विस्थापित करना चाहती है, और नक्सली इसी चीज पे, इसी डर पे, इसी भय पे पनपते थे कि ये एक बहुत जरूरी चीज है इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने मीटिंग की तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर है मृणाल मीना, उनका सर का ये विजन था कि यार हम इसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर दे कि इस पूरी चीज़ों को हम इतने इफेक्टिवली कर पाएँ कि लोगों को शायद हम तक आवेदन ना करना पड़े। यदि हमें दिख जाए कि ये अधिकार रखता है तो इसको पट्टा दिया जा सके। तो इसमें दो चीज़ें हमने स्टार्ट की कि वन अधिकार पट्टे में 2005 जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 है उसकी सैटेलाइट इमेजेस कलेक्ट्रेट से उन्होंने निकलवाए, और उसमें ये देखा कि आबादी के क्षेत्र कितने हैं और कितने % लोगों के पास उस गांव में पट्टे हैं। अच्छा। तो ये डेटाबेस निकाला कि किस गांव में कितने लोगों के पास वन अधिकार के जो भूमि है उसके पट्टे हैं। और फिर 2005 की सैटेलाइट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सभी लोग गूगल अर्थ का यूज़ करते हैं और गूगल अर्थ में काफ़ी अच्छी फुटेजेस रहते हैं, तो वहाँ के सैटेलाइट इमेजेस जाके हमने ये देखा कि इसमें से कितने % जिनके पास नहीं है पर एलिजिबल हैं, शायद अप्लाई नहीं कर पाए हो या प्रक्रिया में कहीं रुक गए हो। तो उनकी मदद से, और जो प्रशासनिक कैंप और एकल सुविधा केंद्र के हमारे लोग थे उनके माध्यम से हमने फॉर्म्स भरवाना शुरू किया। हमने पहले अपने जवानों को और जो वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन किया कि आप इस फॉर्म को कैसे सही तरीके से भरें। जवानों को भी ट्रेन किया स्पेशली कि फॉर्म कैसे भरें, सिर्फ बंदूक नहीं चलाना, फॉर्म भरना भी आना चाहिए। कि यदि किसी व्यक्ति को आप उसका हक दिला सकते हैं तो वो जीवन भर आपका आभारी भी रहता है और आपसे बहुत खुशी से मिलता है। और सूचना संकलन के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा क्या तरीका होगा कि अगर आप भरोसा कर पाए। तो ये जवानों का ही काम था। एक दूसरी तरीके से यदि आप ब्रिज बनाएंगे और सूचना आपको अच्छी मिल रही है तो ऑपरेशनल भी अच्छे होंगे और आप लोगों के बीच में ट्रस्ट भी डेफिसिट कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को हमने स्टार्ट करके हमने फॉर्म भराना शुरू किए। पहले हमसे भी गलतियां हुई, हमने फॉर्म सही नहीं भरे, ऑनलाइन उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाए। वन रक्षा समिति जो होती हैं उनसे कैसे प्रपोजल बनवाना है, कैसे उनको पास करवाना है, उन प्रपोजल्स को किस प्रकार से जो उनकी गूगल अर्थ की KML फाइल है परिवेश पोर्टल उसमें कैसे फॉरवर्ड कराना है। फिर सब डिवीज़न लेवल पे जो SDMs थे उन्होंने भी काफ़ी हमारी ट्रेनिंग ली। इसमें बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बैयर और उसमें सभी जगह में बड़े यंग ऑफिसर्स थे, तो उन लोगों ने हमारे पुलिस जवानों की ट्रेनिंग भी ली कि वन अधिकार पट्टे का आप फॉर्म ऐसे भरिए, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, जब कथन लेते हैं तो इन चीज़ों का कथन लीजिए, इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखेंगे, अगर ये रखेंगे तो रिजेक्शन रेट कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब प्रोएक्टिवली सब लोग इसमें मिलकर काम करते हैं तो उसमें करीबन 4182 फॉर्म्स हम लोग भरवा पाए
और 4182 फॉर्म्स हम लोगों ने भरवाए, जिसमें से कितने दिन में? ये करीबन हम लोगों ने 4 महीने इनिशिएटिव को बहुत तेजी से चलाया था। गजब। और इसके लिए डेली मॉनिटरिंग के लिए कलेक्ट्रेट में एक सेल थी और पुलिस एसपी ऑफिस में एक सेल थी कि तो दोनों हमेशा मैच करते थे कि कितने फॉर्म आज भरे, कितने फॉर्म फॉरवर्ड हुए, कितने फॉर्म समिति के पास गए, कितने फॉर्म समिति से इधर आए। और फिर यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग भी एसपी ऑफिस से हो रही है? एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट दोनों में हम वो पैनल तो बना उनका के तो रखते काम ही थे। था। नहीं, दोनों मतलब मैं वो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंजंक्शन में हुई। दैट गेव अ वेरी गुड मैसेज। मतलब हम लोग जैसे प्रशासनिक कैंप में आप देखेंगे, आपको यहाँ पर हमने करीबन 700 से ज्यादा प्रशासनिक कैंप लगाए हैं। हर हफ्ते में 2 प्रशासनिक कैंप हमारा कंपलसरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें आपको यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के सीओ जिला पंचायत, डीएफओ साहब लोग, सभी लोग, पुलिस के सभी अधिकारी, पटवारी साहब लोग, वहाँ के तहसीलदार साहब, वहाँ के वन रक्षक, वन बीट गार्ड वाले, पीएचई डिपार्टमेंट के लोग, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के लोग, सभी लोग गांव में जाके कैंप लगाते थे। सिंपल सा ही उद्देश्य रहता था कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका किस किस स्तर पे क्या क्या निराकरण किया जा सकता है। और इन कैंप्स के माध्यम से एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि शायद जिन गांव में, मतलब मैं आपको कुछ तस्वीरें शेयर करूंगा, कुछ आपको जो गांव ने प्रस्ताव पारित करते हैं, क्योंकि एक ट्राइबल गांव में शायद लॉ के उतना महत्व ना हो जितना उनके गांव के प्रस्ताव का महत्व रहता है। तो कई गांव जिनमें शायद कभी नक्सली राशन लेने आते थे या उनको नक्सल प्रभावित गांव माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि नक्सली इन गांव से जुड़े रहते हैं या इन गांव में नक्सलियों के समर्थक ज़्यादा हैं। उन गांव में धीरे धीरे 6-7 महीने में ये बदलाव आया कि उन्होंने खुद गांव में प्रस्ताव पारित किया अपनी बैठक करके कि अब हम लोग नक्सलियों का समर्थन नहीं करेंगे, हम उनको चावल नहीं देंगे और गांव का कोई भी चावल नहीं देगा। और यदि नक्सली आते हैं तो हम तो स्पष्ट बोलेंगे कि भाई हमें आप हमारे गांव को छोड़ दो, हम मदद नहीं कर सकते आपकी। ये उनका स्वस्फूर्त फैसला। और ये ऐसे करीबन 72 गांव ने हमारे यहाँ इस तरह के प्रस्ताव पारित किए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऑपरेशन के साथ साथ जब नक्सलियों को ये समझ में आया कि भाई जिन गांव के भरोसे हम लोग इतने समय से जंगलों में रह रहे हैं, यदि यही चीज हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कई बार ये शिकायतें आई कि नक्सली कहीं राशन मांगने गए तो जिसके घर पे राशन मांगने गए थे उसने काफी विरोध किया, मना किया कि मैं तो नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मार दीजिए। तो जब ये वाला फियर नक्सलियों को लगा कि गांव वालों के मन से यही फियर डर गया है। सबसे ज्यादा फियर यही होता है कि रात में भाई आपके हाथ में बंदूक है और सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, तो फिर वही करेगा जो वो बोलेगा। तो यदि सामने वाला इस तरह का विद्रोह करने लगे कि आप तो चाहे भाई आप मुझे मार दीजिए पर मैं तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समाज में प्रस्ताव हुआ है, फिर मुझे गाँव में परेशानी होगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो बहुत सारे फैक्टर्स के कल्मिनेशन के कारण ये भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी उसमें। बहुत सही, क्योंकि मैंने भी बस्तर में इस चीज़ को फील किया कि माओवादी जब मजबूत थे तो गांव वाले उनके साथ थे, जब सरकार मजबूत हुई तो गांव वाले इनके साथ थे, और गांव वाले जिनके साथ थे जीत तो हमेशा उसकी हुई। पहले माओवादियों के साथ थे तो माओवादियों की जीत होती थी। अब जैसे जीत हार बोलना सही है गलत नहीं पता, लेकिन उन्होंने 76 जवानों की हत्याएँ की, 25 जवानों की हत्याएँ की थी, कई असंख्य जवानों की हत्याएँ की। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो गाँव वाले दबाव में या अभाव में या डर में उनके साथ होते थे। अगर जब गांव वाले ही उनके साथ नहीं रहेंगे तब आप और जल्दी सफलता हासिल करेंगे। आप लोगों ने किया। मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक स्कॉलर ने बड़ा अच्छा कहा है कि नक्सलिज्म हो या इस प्रकार के जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स रहते हैं, या इसको कहना चाहिए कि एक समग्र रूप से अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है तो ये सामाजिक लड़ाई पहले है, दूसरे नंबर पे वैचारिक लड़ाई है, तीसरे नंबर पे ये आर्म्ड कार्डर या फोर्सेस की लड़ाई है। तीसरे लेवल पे, तीसरे नंबर। तो आप पहला और दूसरा टिक कर लीजिए, तो तीसरे में आप यही देखिए कि यही जवान थे जो कभी कमजोर नहीं थे, यही हथियार थे, यही बुलेट्स थे। पर जब हम पहला दूसरा और अगर ऊपर से विजन क्लियर हो और चीज़ों की क्लैरिटी हो कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आई थिंक पीपल हैव गिवन अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स। बिल्कुल, और वो रिजल्ट मिले भी हैं। तो दरअसल आज बहुत छोटी बातचीत हुई है। छोटी बातचीत इसलिए कि समय की बहुत ज़्यादा कमी भी है और बहुत इत्तेफाकन और बिना प्लान के बातचीत हुई है। मैं तो सर से मिलने आया था और जैसे मुझे पता चला तो मुझे लगा ये तो लेता चलूँ कम से कम ये 2 बातचीत। ये बातचीत इसलिए की है मैंने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्योंकि सर के बहुत सारे सीनियर अधिकारी हैं, बहुत सारे जूनियर भी हैं, लेकिन हर कोई हर किसी से सीखता है। इंसान चींटी से भी सीख लेता है, तो जो करना चाहे वो सीख सकता है। मतलब आप सोचो ना कि एक आदमी जो सिर्फ वर्दी पहना हुआ है और उसको काम दिया गया है कि कानून व्यवस्था का पालन करवाना है, वो भी नक्सल वाले इलाके में, अगर वो सोच रहा है तो उसके बाहर निकल कर भी कुछ कर सकता है।
स्कूलों में जवानों से, वो जवान जिनको बंदूक चलाना सिखाया गया, वो करछी वर्ची लेके अपना पुताई उताई कर रहे हैं और स्कूल को इतने खूबसूरती तरीके से उसका जो है कायाकल्प कर रहे हैं, जो आपने तस्वीरों में देखा। ज़मीन को लेकर मेरा पर्सनल अनुभव है, हालांकि मैं कभी गया नहीं तहसील के ऑफिस में, लेकिन मैंने देखा है कि तहसील में कैसे गांव के आदिवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे उनके सप्ताह कट जाते हैं, महीने कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता इसी ज़मीन के कागजात को लेकर। लेकिन उसको लेकर भी अगर आपके मन में है एक ख्याल, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे अधिकारी की एक पहचान हो सकती है। सामने बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें मुझे प्रभावित की इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी आपसे नक्सल ऑपरेशन पे भी बात कर लेता और तमाम चीज़ों। ये चीज़ें मुझे यूनिक लगी, तो मुझे लगा ये बात और लोगों तक जानी चाहिए। इसलिए मेरे दर्शक भी बोलेंगे बहुत छोटी बातचीत हुई है क्योंकि उनको पता है बातचीत बहुत लंबी हो जाती है। ये वीडियो आप इसलिए शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी के जो अधिकारी हैं वो देखें। तो मैं कंपेयर नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं किसी के मन में मतभेद नहीं पैदा, लेकिन देखें तो उनको भी लगे हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी हमारे क्षेत्र में कुछ नया ऐसा कर सकते हैं, नया विचार ला सकते हैं, जिससे जनता के उस आखिरी आदमी को फ़ायदा हो जो दिन भर परेशान रहता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। इसलिए मैंने सर से बातचीत की है, पसंद आए शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।